हाय फ्रेंड्स, आपकी यूट्यूब चैनल RTCC मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, पढ़ेंगे इतिहास। ठीक है, हमने मोहम्मद गोरी तक पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है, उससे आगे पढ़ना है। उससे आगे क्या पढ़ना है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कंटेंट जो मतलब ज़्यादा डीपली मैं नहीं अंदर जा रहा हूँ। जितना आपको ज़रूरत है सिर्फ उतना ही तक काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्योंकि जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इसलिए हम जनरल कंपटीशन की तरह आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे कि कौन कौन वंशों ने कैसे कैसे शासन किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबका सीक्वेंस को पढ़ेंगे और साथ में सबका बारी बारी से डिटेल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, और कौन किस वंश में किसका संस्थापक कौन था, किस वंश का संस्थापक और कौन था। ठीक है, सभी को हम आगे पीछे कर करके बारी बारी से पढ़ लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं बड़ी मन से अपने लिए, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिए। ठीक है, स्किप करने से कुछ बातें जो होती है वो बातें आपको याद मतलब सीक्वेंस में नहीं मिलेगा, और नहीं मिलने का कारण आगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या मिलता है। अगर मेरा कंटेंट अगर आपके लिए कुछ अच्छा मिलता होगा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप इतना कंफर्म रहिएगा कि आपको जो है वीडियो के लास्ट में या बीच में जरूर वह चीज़ें आपको देने वाला हूँ जो शायद आपको मिला ही नहीं होगा इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर है। आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि 1206 ईस्वी से कितना से 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चलता है। ठीक है, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक काम करता है। ऐबक, यहाँ ध्यान रखिएगा, ऐबक, यहाँ ऐबक 1206 ईस्वी में शासन करता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो शासन करता है, यहाँ पे इब्राहिम लोदी करता है। इब्राहिम लोदी काम करता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो है, लोदी वंश का, इस वंश का सबसे अंतिम शासक रहता है। अंतिम शासक रहता है, क्या रहता है? अंतिम शासक, शासक रहता है इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक रहता है। चलिए हम लोग इस चीज को बहुत ही गौर से पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं दिल्ली सल्तनत का 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इसका शासन व्यवस्था चला था, दिल्ली सल्तनत रहा था। उसके बाद इब्राहिम लोदी का युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध में हो जाता है बाबर के साथ। ठीक है, बाबर के साथ, और बाबर के साथ होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। और हारने के बाद जो है दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली में जो है मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, यानी दिल्ली सल्तनत की कार्यभार समाप्त हो जाता है। चीजें समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग इसको आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में वंशों का शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे। तो हम लोग, होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना रहता है कि भाई थोड़ा जो है शॉर्ट में ट्रिक भी लाया जाए और थोड़ा जल्दी याद करने का कुछ तरीका बताया जाए। अगर मेरा ये तरीका अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि नहीं, मुझे तरीका बहुत बेहतर लगा। चलिए तो देखते हैं क्या है वो तरीका। तो सबसे पहला शासन कौन किया था? ऐबक किया था। लेकिन हमें ये पूरे शासन व्यवस्था को याद कैसे रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासन व्यवस्था जो शासन किए थे। ठीक है, कौन कौन से वंश शासन किए थे। तो एक ट्रिक है, जिस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है, जी के तुम्हारा शायद लो है। जीके तुम्हारा शायद लो है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर भाई साहब आपका जी आपसे पूछा गया कि क्या आपका जीके कमजोर है या क्या अच्छा है, तो आप बोलेंगे मेरा जीके बहुत अच्छा है। लेकिन मैं कहता हूँ आपका जीके कमजोर है, यानी कि लो है। तो देखिए कैसे लो है, तो बताइए, देखते हैं। जीके तुम्हारा शायद लो है, यानी कि ये जो है दिल्ली सल्तनत में जो भी काम करने वाले जो शासक थे, उनका ये क्रम दिया हुआ है। अगर आप नहीं जानते थे इसलिए लो था आपका, लेकिन आप जानते होंगे तो लो नहीं है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जी से गुलाम वंश होता है, के से खिलजी वंश होता है, जी से गुलाम वंश होता है, के से खिलजी वंश होता है। तुम्हारा से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश, लो से लोदी वंश है। यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा। समझ में आ गया? हाय के लिए कोई मतलब नहीं रहेगा। आगे चलते हैं भाई। यह गुलाम वंश का संस्थापक कौन था उसके बारे में पढ़ेंगे। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था वो भी पढ़ेंगे। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था वो भी पढ़ेंगे। सैयद वंश का संस्थापक कौन था वो भी पढ़ेंगे। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था ये भी हम पढ़ेंगे।
ठीक है, तो आपको पता चल गया। तो चलिए हम थोड़ा सा सीक्वेंस में इसको समझ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जी से गुलाम वंश होता है, जी से क्या होता है, गुलाम वंश होता है। के से क्या होता है, खिलजी वंश होता है। तू से क्या होता है, तुगलक वंश होता है। और सैयद से सैयद वंश और लोदी से लोदी वंश। ध्यान रखिएगा, पहले गुलाम वंश ने शासन किया था, उसके बाद दूसरा बार में खिलजी वंश शासन किया था, उसके बाद तीसरा बार में जो है तुगलक वंश शासन किया था, उसके बाद जो है चौथा बार में सैयद वंश शासन किया था, अब पांचवा बार जो है लोदी वंश शासन किया था। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंशों ने शासन किया। अगर मेरा ये कंटेंट आपका अच्छा लगा हो, ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो, तो दिल से लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब लाइक करने में कोई कसर न करें। आप कमेंट में बताएं कि क्या अच्छा लगा तो जोर से शेयर करें। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद में इस सभी वंश में जो भी इसके संस्थापक थे, गुलाम वंश का, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इनका जो संस्थापक है उनके बारे में ये चीजें आपके सामने रख रहे हैं कि भाई संस्थापक कौन कौन थे। तो एक संस्थापक के बारे में लिखा हुआ है जो ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने जा रहे हैं। एबक जल गया तेरे ख्वाबों में, एबक जल गया तेरे ख्वाबों में, यानी कि एबक जल गया तेरे ख्वाबों में। समझ में आया? यानी एबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था, जो आपको एरो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। जलाल एबक जल गया यानी कि जल गया, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक था। गया, गयासुद्दीन तुगलक, यह जो है तुगलक वंश के संस्थापक था। खाबो, खा मतलब कि खिज्र खां, यह जो है सैयद वंश का संस्थापक था। बो मतलब कि बहलोल लोदी, या किसका था, बहलोल लोदी या लोदी वंश का संस्थापक था। तो आपको जो है सीक्वेंस में मैं लिख दिया हूँ, सीक्वेंस में आपको याद कर लेना है। तो क्या जीके तुम्हारा शायद लो है, एबक जल गया तेरे ख्वाबों में। समझ में आया? किधर आ गया? बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। हमें इसके लिए थोड़ा सा और एक चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे, एक कहानी था कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई तो आपका जो है हाल चाल क्या है, तो बताया कि हाल चाल मेरा ठीक है। तो एक स्टूडेंट जो है एक कोचिंग में जाता है और वहाँ पे पढ़ने जाता है, तो एक जीएस का टीचर या जीके का टीचर होता है, बोलता है कि क्या करना है, तो बोला, वो स्टूडेंट का जवाब होता है कि मुझे पढ़ना है। तो बोला गया कि क्या पढ़ना है, तो वो लड़का जो बोलता है कि हमको जीके पढ़ना है। तो बोला जाता है कि क्या तुम्हारा जीके मतलब शायद अच्छा है, तो बोला कि अच्छा, यस अच्छा है। ठीक है, उस बात पे जो है वहाँ का टीचर जो है, उस और वो व्यक्ति का नाम था एबक। क्या नाम था? एबक था। यानी कि उस व्यक्ति का नाम क्या था? एबक था। उस व्यक्ति के पर जो है वहाँ का टीचर जो है उसके क्या बोलते हैं, उसके जो है ख्वाबों में जल जाते हैं। ठीक है, उसके ख्वाबों में जल जाते हैं। क्या यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि टीचर बहुत ज़्यादा खुश होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, एबक जल गया तेरे ख्वाबों में। ठीक है, एबक जल गया यानी टीचर जो है जल गया एबक के ख्वाबों में। यही तो इसकी कहानी है। समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुलाम वंश का संस्थापक एबक था, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। मैं यहाँ कॉन्सोनेंट यहाँ जो है किसी कार्य के लिए नहीं है, अब तेरे भी यहाँ किसी काम के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, एक शब्द को सीक्वेंस में बनाया गया था। हमें उम्मीद है इतनी बातें तो आपको बहुत ही बेहतर ढंग से आया होगा। तो हम लोग चलते हैं, बारी बारी से पढ़ना आरंभ करते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे गुलाम वंश। कौन पढ़ेंगे? गुलाम वंश पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग गुलाम वंश को पढ़कर कि क्या है आखिर एबक की कहानी। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे देखते हैं क्या है। तो फिर हम गुलाम वंश पढ़ना आरंभ करते हैं। गुलाम वंश जो है 1206 से स्टार्ट होता है 1290 तक। इसमें सिर्फ गुलाम वंश मतलब चलता है, इतने ही दिनों तक इनकी शासन व्यवस्था रहती है। इसमें बहुत सारे शासकों ने शासन किया, जो हम आपको बारी बारी से आपको सभी शासक के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। ऐबक जो है अपने आप को जो कभी सुल्तान घोषित नहीं किया था, ना ही घोषित करने के साथ जो है ये सुल्तान के नाम पर कभी जो है गद्दी पर बैठा ही नहीं और गद्दी पर बैठ कर शासन नहीं किया था। समझ में आया? यानी कि अब सुल्तान घोषित अपने आप को नहीं किया था। दूसरी सबसे अहम बातें हैं कि इसने जो है कोई सिक्का नहीं चलाया था। ठीक है, अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया था। और इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। क्यों इसको लाख बख्श इसलिए कहा जाता था? क्योंकि यह जो था
क्या बोलते हैं, जब मोहम्मद गोरी का यह गुलाम होने के कारण जो है, जब लाहौर की जनता जो है इससे आग्रह करता है कि भाई आप यहाँ पे कोई अच्छी, आप यहाँ पे शासन व्यवस्था को आरंभ कीजिए। जब आग्रह करने पर जो है यह गुलाम वंश का स्थापना करता है दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत के नाम से जो है गुलाम वंश की स्थापना करता है। और स्थापना करने के कारण जो है लाहौर की जनता में बहुत खुशी होता है इसको, खुशी होने के कारण जो है जितना धन यहाँ पे लूटा हो रहा है उस सारे धन को जो है लाहौर की जनताओं में बांट देता है, लाखों रुपए का दान कर देता है, जिसे लाहौर की जनता जो है इसे लाख बख्श के नाम से जान अथी इसको उपाधि दे देते हैं। ठीक है, इसलिए ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। चीजें समझ में आ रही है। चलिए और आगे हम लोग समझते हैं कि और इसकी क्या खासियत है। इसने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, एक 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, और दूसरा एक और जो चीज मस्जिद बनवाया था जो कुबत उल इस्लाम मस्जिद, कुबत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो है कहाँ पे है? यह कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में। चीजें आपको समझ में आ रही है। मैं आपको ज्यादा इसलिए ज्यादा दूर तक नहीं ले जा रहा हूँ ताकि आप जो इतने कंटेंट को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। समझ में आ गया? आगे चलिए। अब आगे जो है आपको बताने चाह रहा हूँ कि यह जो है कुतुब मीनार का निर्माण जो है बख्तियार काकी या बख्तियार काकी के यादगार में जो है 1206 ईस्वी में नींव रख देता है, कुतुब मीनार का नींव। ठीक है, लेकिन 1229 ईस्वी में कार्य जो है पूरा हो जाता है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन यह इल्तुतमिश के द्वारा पूरा होता है। 1206 के बाद जो है 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिर, यानी चौगान, उसको हम पोलो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौगान को पोलो भी कहते हैं। पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण जो है उसकी मृत्यु हो जाता है, लेकिन कुतुब मीनार का जो नींव जो रखा जाता है वो पूरा नहीं हो पाता है। चीजें समझ में आ रही है? वो पूरा नहीं हो पाता है। अब नहीं होने के कारण जो है, लेकिन इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किया यही था कि वो इल्तुतमिश को जो है बदायूं का शासक नियुक्त कर दिया था, बदायूं का शासक नियुक्त कर दिया था, क्योंकि वो भी एरिया उसी का था, इसलिए वहाँ का एक राज्यपाल के रूप में जो है इसको नियुक्त कर दिया था शासन व्यवस्था को वहाँ बदायूं के चलाने के लिए। अभी बदायूं जो है फिलहाल में कहाँ पे है? तो यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए हम आपको बारी बारी से लाइन बाई लाइन आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाते हैं, और धीरे धीरे से आप भी अपने कॉपी में नोट करना भी आरंभ करेंगे, और धीरे धीरे करके इसको समझेंगे भी। चलिए हम समझते हैं। गुलाम वंश पढ़ रहे हैं हम लोग। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। यह क्या था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था, क्योंकि मैंने मोहम्मद गोरी जिसमें पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया हूँ कि यह मोहम्मद गोरी में से एक गुलाम था, यानी एक अच्छा सेनापति था, क्योंकि 1192 का जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच, उसमें अहम भूमिका इसी ने अदा किया था। ठीक है, इस पर बहुत खुश होने के कारण जो है इसे यहाँ का वाजिर नियुक्त कर दिया था, यानी यहाँ के शासन व्यवस्था को इसके हाथ में सौंप दिया था। चीजें समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। यह अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था, यानी यह अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था। क्या किया था? यह अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था। यह अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था, यानी कि सुल्तान की उपाधि नहीं लिया था, क्योंकि बगदाद के खलीफा से ही सुल्तान की उपाधि मिलता है। चीजें समझ में आ रही है? और पीछे के जो भी शासक आए, यानी मोहम्मद गजनी आए, मोहम्मद गोरी आए, ये सब अपने आप को खलीफा कहलवाते थे। ये अपने आप को खलीफा कहलवाते थे। ठीक है, यानी कि सुल्तान कहलवाते थे इन। समझ में आ रहा है? यानी अपने आप से कहलवाते थे, लेकिन वास्तव में ये पूछा जाए तो यह उस तरह का कोई भावना नहीं था, और इसने गद्दी पर जो है मतलब सिंहासन पर बैठकर शासन नहीं किया करता था। चीजें समझ में आ रही है? यानी इसके अनुसार ये कहा जाता है, मतलब इसके अनुसार ये हुआ कि जो गद्दी पर बैठेगा वो सुल्तान कहलाएगा, और जो गद्दी पर नहीं बैठेगा वो सुल्तान नहीं कहलाएगा। तो वो सुल्तान कहलवाना नहीं चाहता था, इसलिए गद्दी पर नहीं बैठता था। चीजें समझ में आ रही है? चलिए आगे देखिएगा। यह अपने नाम का किसी प्रकार का सिक्का नहीं चलवाया, नहीं अपने शासन काल में सिक्का चलवाया। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा तथा कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आपको मैंने बताया हूँ कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। समझ में आ रहा है? और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो ये अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर। अजमेर, ये अजमेर में स्थित है। चीजें समझ में आ रही है?
इसकी राजधानी लाहौर है। इसकी राजधानी कहाँ था? लाहौर था। इसकी राजधानी लाहौर था क्योंकि वहीं वहीं पे पहले बार जो है इसने जो है लाख बख्श को उपाधि भी धारण किया था और वहीं पे इसने अपना जो है वो राजधानी भी स्थापित कर दिया था क्योंकि वहाँ के जनताओं ने इसे मांग किया था। ठीक है, आगे है, इसने लाख बख्श के नाम से इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है था क्योंकि लाखों रुपए का दान, देखिए लाखों रुपए का की दान किया था, इसलिए इसे लाहौर की जनता ने दिया था लाख बख्श की उपाधि। हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मैं आपको सारा चीज़ें धीरे धीरे करके डिटेल समझा दिया। क्या समझाया? यह इसके संस्थापक यानी गुलाम बख्श का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, यह अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था, यानी कि सुल्तान घोषित नहीं किया था, यानी कि शासन व्यवस्था जो है सिंहासन पर बैठकर नहीं करता था। इसके अनुसार यह अपने नाम का सिक्का नहीं चलवाया था, यानी अपने नाम का सिक्का यानी अपने काल में सिक्का नहीं चलवाया था। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा तथा कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये कंटेंट जो है बहुत, मतलब ये नहीं है कि ऐसा एग्जाम में इसके बारे में नहीं पूछा गया है चाहे हो, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मत रहा है, इसलिए थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंस आपको मिलेंगे। चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन मैं आपको वो डिफरेंस दे रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि एग्जाम में क्या क्या चीज़ पूछा जाता है, इसलिए आपके सामने फेस किया हूँ, यानी कि बोर्ड पर लिख दिया हूँ, ताकि आपको एक क्वेश्चन भी न छूटे। समझ गए? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस का कोई भी सेट उठाइए, अगर गुलाम बख्श से पूछा गया है तो आपको एक भी क्वेश्चन मैच नहीं करने की कोई बात नहीं आएगी। चीज़ें समझ में आ रही है? चलिए, गुलाम वंश को एक और नाम से जाना जाता है मामलुक वंश का, मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, गुलाम वंश को एक और नाम से जाना जाता है मामलुक वंश के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए, इसकी राजधानी लाहौर में थी। इसने लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, या लाख बख्श इसलिए कहा जाता था कि लाखों रुपए का दान किया था लाहौर की जनताओं ने ही इसे लाख बख्श की उपाधि दिया था। चीजें यहाँ तक समझ में आई है? तो चलिए आगे देखते हैं और चीजों को समझते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है 1206 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1206 ईस्वी में बख्तियार काकी के यादगार में जो है कुतुब मीनार का नींव दिल्ली में जो है नींव रखा गया। 1206 ईस्वी में कुतुब मीनार का नींव जो है बख्तियार काकी के यादगार में रखा गया दिल्ली में। यह 1206 ईस्वी में किसने रखा था? तो ऐबक ने रखा था। उसके बाद जो है 1210 ईस्वी में जो है मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण जो है पोलो यानी चौगान खेलते समय मृत्यु हो जाता है ऐबक के, और जो है दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कार्य अधूरा रह जाता है। लेकिन इल्तुतमिश 1229 ईस्वी में इस कार्य को पूरा कर देता है। समझ में आ गया? तो 1229 ईस्वी में इस कार्य को पूरा कर देता है। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद गोरी जो था, कौन? मोहम्मद गोरी जो था कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त किया था। अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त किया था, यानी कि घोड़े का प्रधान अधिकारी होता है। इसका मतलब क्या होता है? घोड़े का प्रधान अधिकारी होता है। अमीर आखुर पद का मतलब है घोड़े का प्रधान अधिकारी होता है। चीजें समझ में आ गई है? और 1210 ईस्वी में पोलो पर चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाता है। मोहम्मद गोरी ऐबक को अमीर आखुर पद पर नियुक्त किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य अधूरा रह जाता है। इल्तुतमिश इस काम को पूरा 1229 ईस्वी में कर देता है। चीजें समझ आई? 1206 ईस्वी में बख्तियार काकी के यादगार में कुतुब मीनार का नींव रखा जाता है दिल्ली में। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अगर बहुत बढ़िया लगा हो और लगता है कि मैंने आपको कुछ दिया है तो प्लीज़ आप मेरे लिए जोरदार फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम यही सभी पर शेयर करने की कोशिश पूरा करें, शेयर करें अगर मेरा और मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो, ठीक है। और जोरदार कमेंट में बताएं कि क्या आपको अगर अच्छा लगा है तो 3K टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे? 3K टाइप करेंगे। इससे मुझे पता चलेगा कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से इसे देखे हैं और पढ़े हैं और आपको अच्छा लगा है। तो चलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।